है। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बेस्ट जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभय जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के रूप में है और खुद सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 में चर्चा कर रहे हैं। कभी हम लोग BHB में हम लोगों ने अध्ययन किया और कुछ हम लोग ट्रिटाइज 3 और बाद में 4 की हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रिटाइज 4 में डॉक्टर वॉल हैं, उन्हीं के कंसेप्ट हैं, और
ट्रिटाइस 5 में भी डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट है। ये किताबें तीनों डॉक्टर वॉल के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण है। बीएचपी में हम लोग का सेमेस्टर 3 का कोर्स है, चैप्टर 11 से लेकर के 14 तक है, 14 तक है। तो हम लोग उसको 12 और 13 2 हम लोग कर चुके हैं, एक हमारा बाकी रह गया है और 11 हमारा अब शुरू होगा। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 5, चरक 1 में चैप्टर 5 पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी पर हम लोग आगे वात पित्त कफ, तो हमने वात पे चर्चा किया था, हम लोगों ने पित्त पर चर्चा किया था, जो पित्त का शुरुआती हो गया था, और हम लोग पित्त के शुरुआत पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो वहीं पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पित्त पर कुल बात किया था। पित्त 5 प्रकार का होता है, यानी हमारी जो बल है 3 बल है, वात पित्त कफ। तो पित्त बल जो है वो जल और किसके संयोग से बनता है, कोई बताना चाहेगा? जल के साथ क्या मिला दें तो पित्त बनेगा? महाभूत में वात पित्त कफ 3 बल हैं, तीनों बलों को जी बोलिए सर। वात बनता है आकाश और वायु से, जल और पृथ्वी को मिलाकर। हाँ, पित्त बनता है जल और पृथ्वी, और कफ बनता है पृथ्वी और आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी को मिला के कफ बनता है। हाँ, जल और पृथ्वी मिला के कफ बनता है, बिल्कुल सही कहा। तो पित्त किससे बनेगा? जल और अग्नि और जल। अग्नि, जल में मैडम जल और अग्नि, जल और अग्नि। अग्नि होती है ना, पित्त माने अग्नि, पित्त माने रक्त, पित्त माने रक्त। तो रक्त में क्या होगा? गर्मी नहीं होती, गर्मी के लिए यूज करते हैं ना, पित्त माने गर्मी, ठीक है। तो पित्त माने गर्मी, तो यानी गर्मी जरूर होगी और जल भी होगा। तो जल और अग्नि के मिल करके तो पित्त 5 प्रकार का होगा। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। रंजक पित्त, इसके पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। रंजक पित्त, साधक पित्त, ये जो जिनको अभी नहीं मिला हुआ है, ये जो हम लोगों ने मांगा हुआ है ईमेल, उसी ईमेल में आपको भेजा जा रहा है। आजकल में भेज दिया जाएगा, कल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उसी से आप अभी देखिएगा। वो शेयर अभी नहीं करना है, क्योंकि इसलिए वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अभी रोक रहे हैं। हम लोग फिर 15-20 दिन बाद फिर इसको शेयर करना शुरू कर देंगे। अभी हम इंडिविजुअल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पित्त 5 प्रकार का होता है। हम लोग कहते हैं 5 प्रकार के बात होते हैं। तो ज्ञानोदान समानाख्य, ज्ञाना पाना से पंचधा, तो 5 है। तो वो हमारे बात के थे। और हमारे अपित्त की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो कहा था प्राण वायु था, समान वायु था, अपान वायु थी, और ज्ञान वायु थी, और उदान वायु थी। प्राणो दान समानाख्य व्याना पाना पंचधा, ये कहा गया था। यहाँ पित्त 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के वात और 5 प्रकार के कफ। कभी क्वेश्चन आवे तो 5 ही लिखना, 5 प्रकार पित्त। 5 प्रकार का रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक और पाचक, ये 5 पित्त है। अब देखिए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसी को आप पढ़िएगा। रंजक पित्त, देखिए रंजक पित्त जो है, रंजक पित्त हम लोग किसको कहेंगे? देखिए भैया, इसकी जो डेफिनेशन है उसी में पूरा अर्थ दे। रंजेति रक्ति करोति रसम इत रंजकम। रंजक किसको कहा गया है? रंजेति, रंजित माने रंजित करता है। रंजित क्या करता है? देखिए, रक्ति करोति, रंजित और रक्ति करोति रसम। रस क्या है? पहला हमने कहा था जो हमारा रस, पहले रस बनता है धातुओं में, देखिए रस, फिर रक्त, रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और फिर कंबाइंड फॉर्म कहा गया। यहां तक आयुर्वेद ने कहा 7। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने जो कहा वो है 7 के साथ एक कंबाइंड फॉर्म कर दिया, ओजस, ओज। तो जो आप ओज माने जो आपके प्रभामंडल है वो, यानी सबका सामूहिक रूप, बैलेंस रूप, वो आपका ओज हो गया। तो रंजित, देखिए जो रस को भोजन पहले क्या बनाएगा? कोई आहार रस बनाएगा। तो जो कह रहे कि आहार रस को रंग करके, रंजित माने यदि रंजक
पहले आप लोग नहीं सुना होगा, रंजक बोलते थे जो रंगता है। आप देखते हैं ना, जाते हैं कि कोई साड़ी रंग आता है तो उसको रंजक बोलते थे। तो ये हिंदी का शब्द है, रंजक बोलते हैं, और इंग्लिश में जो भी कहते हो रंजक बोलते हैं, तो वही रंजक। तो रंजयति, रंजत में रंगता है, क्या करता है, रंग करके भोजन के रस को, रसम को, रसम रंजयति, और क्या रक्ति करोति, रस को रंजित में रंगता है और रक्त बनाता है, लाल बनाता है। लालिमा, रक्त का लालिमा बनाता है, रक्त बनाता है, लालिमा रूप देता है, लालिमा लाल बनाता है, तो लाल बनाकर रक्त बनाता है, उसे रंजक कहते हैं। तो हम सब इसी से मार्ग समझो कि रंजक पित्त माने रंगता है, रंगरेजवा है ये जो बोलते ना कि रंगरेजवा, तो रंगरेज है ये रंजक पित्त, रंग देता है। तो रंजित रक्ति करो तो रसम इत रंजकम, ठीक है। तो तेजो रसनाम सर्वेशम मनुजानाम विद्युच्यते पित्तोष्मण सरागेण रसो रक्त रक्तत्व मृक्षति। ये देखिए, मनुष्य जीव में जो आहार रस का तेज है, जो भी हर में तेज है, गर्मा विश्व में तेज है, अरविंद श्रीवास्तव में तेज है, आभा जैन में तेज है, सब में तेज है, किसी में सब में तेज है, वर्षा श्रीवास्तव सब में तेज है, जो अपना तेज है। क्या तेज कहते हैं, अब उसमें रस की बात कर रहे हैं तो वहां भी कोई तेज है, तो वो तेज क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीव में जो आहार रस का तेज है, जो आहार रस बना, जो रस बना, इस रस का भी कोई तेज होगा, इसकी आभा होगी, इसका अग्नि, हर अग्नि है, हम लोग पढ़ा था ना 13 अग्नियां, आयुर्वेद में 13 अग्नियों की बात कही गई है, सब में अग्नि है। पंच महाभूत सब में अपनी अग्नि है, पंच महाभूत, और ये हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 ये हैं, तो 7 5 12 और 1 13 जठराग्नि, तो 13 अग्नियां हैं शरीर के अंदर, दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन है, तो 13 अग्नियां हैं। तो वही कह रहा, जो आहार रस में कोई तेज होगा, तेज माने अग्नि, उसका अग्नि की वजह से तेज है। आपके चेहरा का नूर जो है वो अग्नि की वजह से है, चाहे मुझ में हो, चाहे आप में हो, किसी में भी होगा, वो अग्नि की वजह से उसका तेज है, इसी को तेज कह रहा है। तो आहार रस का जो तेज है, वो तेज मिलता है, किससे मिलता है, पित्त की उष्मा, पित्त में जल है और अग्नि है, तो उस अग्नि में उष्मा कोई होगी, गर्माई होगी, उस उष्मा के राग से, राग माने कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन, रागात्मक माने अनुराग, जैसे कहते हैं ना कि हम होली खेलते हैं तो होली में अनुराग दर्शाता है, रंग केवल नहीं होता है, रंग मिलते हैं, एक दूसरे से घुलते हैं लेकिन दिखाई पड़ते हैं, यही अनुराग है। तो ये जो अनुराग है, दोनों के बीच में अनुराग हो रहा है, वहां भी प्रेम हो रहा है। ये कौन सा प्रेम है, वो प्रेम है आहार रस के तेज का प्रेम, और पित्त की उष्मा, इनके राग से, इनके मिलन से जो बनता है रस, वो रक्त बन जाता है, ठीक है, लाल लाल हो जाता है। ये कौन कह रहा है, ये आयुर्वेद कह रहा है। मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, मॉडर्न साइंस कह रही है कि रस, अब देखिएगा ये, अब इसका स्थान इन्होंने कहा है, इसको स्थान कहा है, जो ये जो है इसका स्थान जो है आयुर्वेद में कहा गया है यकृत और प्लीहा में। कहां पर, यकृत माने लीवर और प्लीहा माने स्प्लीन। अब देखिएगा ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, बोलिए, ये कहाँ का है, आयुर्वेद का है, किसका है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये कहाँ का है ये, हेलो भाई, समझना चाहिए ना, कहाँ से बोल रहे हैं हम लोग, ये आयुर्वेद का है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का नहीं, पहले समझ लीजिए, दिस इज कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेद, हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ये वाला जो किताब है ये आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इनकी बेसिस पे बना हुआ है, क्लियर। तो ये आयुर्वेद कह रहा है, और कब लिखा गया, 600 ईसा पूर्व के पहले, 600 ईसा पूर्व के पहले लिखा गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है पित्त यकृत और प्रिय, ये पित्त जो है यकृत और प्लीहा में रहता है, रजक पित्त भी वही रहता है, तो कहाँ रहता है, क्यों कह रहा है, अब देखिएगा, अब मॉडर्न साइंस कहिए, मॉडर्न साइंस कह रही है कि ये जो रस है,
रस है ये कहाँ होगा, लालिमा को प्राप्त होगा, यकृत में जाएगा और प्लीहा में जाएगा। मॉडर्न साइंस भी कहेगी और हम भी कह रहे हैं, आयुर्वेद भी कह रहा है। अब ये कह रहे हैं आयुर्वेद के रस धातु का कुछ अंश रंजक पित्त की सहायता से पित्त धातु का निर्माण करता है। रंजक पित्त जो है, जो उसका एक अलग डिग्री है, उससे मिलता है और रक्त धातु का निर्माण करता है। जो रक्त धातु बनती है उसका निर्माण होता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि जब मदर के वूम में है ये, उस समय हम लोगों ने पढ़ा है, उस समय जब बोन मैरो का विकास नहीं होता, तो ये हमारे स्प्लीन और लीवर हमारे इसी चीज को आरबीसी का निर्माण करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में। जब गर्भ में बच्चा होता है, उस समय जब बोन मैरो डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके पहले लीवर और ये स्प्लीन दोनों निर्माण करते हैं आरबीसी का। इवन जब आपकी इमरजेंसी होती है तब भी ये आपका लीवर और स्प्लीन दोनों इमरजेंसी में आरबीसी या रक्त का निर्माण करते हैं। ये मॉडर्न साइंस कह रही है, इसलिए बता दिया। अब तो वो ये कह रहे हैं, उनका इन्होंने कहा कि आमाशय यकृत प्लीहाती, कहा कि यहाँ मॉडर्न साइंस कह रहे हैं कि आमाशय मतलब स्टमक और लीवर और स्प्लीन है। अब ये मॉडर्न साइंस की बातें कह रहे हैं। ये अब जो नीचे आ रहा है वो, ये पहले हमारा आयुर्वेद कह चुका है कि भाई ये प्लीहा में रहता है, स्प्लीन में रहता है और लीवर में रहता है। और रक्त जो है, रस हमारा जो है वो रक्त से इसी रंजक पित्त से मिलता है और लाल हो जाता है। अब लाल कौन करता है? मॉडर्न साइंस कहती है कि लाल करती है हीमोग्लोबिन, कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन देखिए, यहां समझ लीजिए, ये मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन है विटामिन B12, लोहा और प्रोटीन। तीन चीजों का मेन तीन चीजें क्या है? विटामिन B12, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोबारा मिलेगा नहीं, ये आपको वहां पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। B12 लोहा और प्रोटीन से बनता है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन कहाँ जाए लिखा, वहां प्रोटीन है, तो प्रोटीन है। हीम माने, हीम और ग्लोबिन दो चीजें हैं, तो हीम माने हमेशा समझिए कि लोहा, तो लोहा और ग्लोबिन यानी लोहा भी है और प्रोटीन भी है। और B12 एक बहुत बड़ी चीज है। अब क्या होता है B12 कहाँ मिलता है? B12 का जो B12 के दो फैक्टर हैं। एक B12 के निर्माण में दो चीजें हैं कि एक जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहरी, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर, दो चीजें हैं। तो जो वनस्पतियां हैं आपकी, जो भोजन में, सब भोजन में नहीं, कुछ भोजन द्रव्य जो है, भोजन के तत्व जो है, उनमें B12 होता है पूर्व रूप हम समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। पूर्व रूप माने जो एग्जिस्ट करता है अंदर से, पूर्व रूप इसको बोलते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता अंदर होता है। तो ये बाहरी जो हम भोजन लेते हैं, इनमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहरी वाला तत्व, ये कारक होता है। ये हमारे स्टमक में, हमने भोजन लिया और पहुंच गया स्टमक में। एक इसका होता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर, वो होता है कहां पर? वो होता है जो हमारे स्टमक वॉल है, उनमें जो HCl का जो हुआ है वहां पर होता है। तो अब जब HCl का वो इंट्रिंसिक फैक्टर और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों मिलता है, तब विटामिन B12 जो जिसको हम यूज करना चाहते हैं वो बनता है। अब मान लीजिए ये बाहरी वाले में नहीं हो कारक, तो भी हमारा क्या होगा? कोई बीमारी हो जाएगी, उसको माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मतलब मैक्रो माने बड़ा तो है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कम है। बड़े बड़े होंगे तो टोटल मान लीजिए 100 आने चाहिए, वहां 40 ही आएंगे, तो नेचुरली एनीमिया हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर बड़े बड़े हों और एक जगह 100 हो, एक जगह 40 हो, तो 40 भी अपना घेरेंगे हीमोग्लोबिन कम, तो और 100 में अधिक होगा। तो अगर बड़े होंगे, मैक्रो माने बड़े बड़े आकार के होंगे, तो इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी बड़े तो हैं लेकिन एनीमिया तब भी है।
तो ये होती है कहां पर, अगर आपको रेड ब्लड कॉर्पसेस मैच्योर नहीं होती, अगर बाहर वाला जो वनस्पतियों में जो मिल रहा भोजन मिल रहा वो, अब अगर आमाशय की इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पा रही, आमाशय की जो वॉल है एचसीएल जहां से बन रहा है, तो अगर वहां पर आपको होगी तो भी बीमारी हो जाएगी। क्यों? वो उसका अवशोषण नहीं कर पाए, क्यों बना नहीं पाएंगे, B12 बना नहीं पाएंगे, तो B12 की कमजोरी हो जाएगी। इसलिए B12 के लिए आपको स्पेशली एक कोई इंजेक्शन या कोई गोली लेनी पड़ सकती है। ठीक है, ये तब होगा जब कभी टेस्ट करने पर यह पाया जाए कि आपका स्टमक जो है बहुत हाइपो है, नहीं वो अवशोषण कर रहा पर नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, तब इसको जांच कराते हैं कि एचसीएल की उसमें देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसकी वॉल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर निकाल ही नहीं हो। इससे इस फैक्टर से दो चीजें होती हैं। ये फैक्टर एक तो इधर करता है, दूसरा ये आपको योगदान देता है ब्रेन के निर्माण, ब्रेन के ब्रेन के रिपेयरिंग सिस्टम में, तो वहां भी ये इस तत्व का होता है, इसलिए B12 की कमी हो। तो रंजक पित्त का अग्निकर्म, अब यहाँ कह रहे हैं देखिए, अब यहाँ और समझ लीजिए, रंजक पित्त का अग्निकर्म अन्य अग्निकर्मों से भिन्न है। अन्य शरीर का जो अन्य ऑर्गन है उससे इसका रंजक पित्त डिफरेंट मानिए। कैसे? और अग्निकर्मों के लिए ऑक्सीजन अधिक चाहिए पर्याप्त मात्रा में जब काम कर रहे हो, लेकिन रंजक पित्त के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए। क्यों? कह रहे हैं कि जब बोन मैरो में लाल रक्त कण निर्माण होता है तो उस समय वो रुक जाता है, आरबीसी का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। अगर मूवमेंट रुक गया तो आरबीसी तो लेके जाता है हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी यहाँ पर उस समय ऑक्सीजन कम होती है। तो कम ऑक्सीजन में ये रंजक पित्त आपको अग्निकर्म अपना प्रभाव दिखाता है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। ठीक है, ये दो चीजें। अब क्या होगा? असंतुलन होगा, इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा? यकृत रोग हो जाएगी। यकृत समझ रहे हैं, जो भी जॉन्डिस वगैरह सब, लीवर के रोग हो जाएंगे, पीलिया, जॉन्डिस, खून की कमी, एनीमिया, स्प्लीन है ना, स्प्लीन की कमी, रक्त संबंधी विकार, स्प्लीन, पीलिया, जॉन्डिस, लीवर, यकृत रोग, लीवर, तो ये लीवर और उसके रोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे साधक पित्त, साधित कार्याणि इति साधकम, समझते जाइए। साधित कारण, जो कार्य कहते हैं भाई, आप काम को बड़ा बढ़िया से सधा लेते हो, ये कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, यानी काम को बढ़िया से कर लेते हो, संपन्न कर लेते हो। तो कह रहा है कि साधित कार्याण इत साधकम, क्या कह रहा है? शरीर में उत्साह, प्रसन्नता आदि कार्यों को, कौन सा कार्य? आपका जीवन बहुत प्रसन्न रहे, प्रसन्नचित रहे, यही तो सारा शरीर इसी पे तो लगा हुआ कि आप प्रसन्न रहे, आप चिंतित न रहें, आप बहुत उत्साहित रहें, आप जीवंत रहें, यही तो प्रयास करता है सारा शरीर, यही प्रयास करता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का आपका जो मूल कर्तव्य है, मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि आप प्रसन्नचित्त रहें और अपने काम को बड़े उत्साह से करें और बड़े खुश मिजाज रहते हुए समाज के कल्याण की भूमिका निभाएं, यही तो मूल उद्देश्य है। तो साधित कार्याण इति साधकम, कहते साधक पित्त करता है उत्साह और प्रसन्नता आदि कार्यों को जो सिद्ध करता है, यानी करता है, उसको साधक कहते हैं। तो साधक पित्त होने की वजह से आप उत्साहित रहते हैं, आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, आप बढ़िया काम से गुनगुनाते हुए और अपने काम को कर रहे हैं। मान लीजिए आप किचन में खाना बना रहे हैं, तो मालूम हुआ गुनगुनाते हुए आप खाना बना रहे हैं, आपको समझ ही पता नहीं चला, रोटी बन गई, है ना, घर का खाना भी बन गया। कोई काम कर रहे हैं तो आप उसी में आप अपने मस्ती में सब काम आपका हो गया। और वही चिंता हो गई तो चिंता में आपका काम लगेगा कि अरे हम तो 2.5 घंटे से काम कर रहे हैं, जबकि आधे घंटे ही हुआ है। और उल्टा अगर आप प्रसन्नचित हैं तो 2.5 घंटे काम करेंगे, लगेगा आधे घंटे में तो हमने काम किया है। अंतर है। अब अगर बैलेंस फॉर्म में ना हो तो क्या होगा? भय होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, जो भी आपको उल्टा समझ लीजिए, भय और शूरता, बहादुरी
और भय दोनों में अंतर है, तो उल्टा है, विलोम है। तो शूरता हो तो आपका बैलेंस फॉर्म में है, भय हो तो इम्बैलेंस, क्रोध है इम्बैलेंस, हर्ष है तो बैलेंस, मोह है इम्बैलेंस, प्रसन्नता है तो बैलेंस। तो ये जो द्वंद्व हैं ये बैलेंस और इम्बैलेंस साधक पित्त के कारण होते हैं। यत पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन साधुको अग्निरित संज्ञा, सो भी प्रार्थित मनोरथ साधन कुत उक्तः कृत उक्तः। हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा क्या कहें, हृदय में क्या इसका जगह बताई जा, कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। यत पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन साधुको अग्निरित संज्ञा, ये पित्त वांछित मनोरथ को देने वाला है। देने वाला कहता क्या है, वांछित क्या है, प्रसन्नता। यानी आप जो काम करना चाह रहे हैं उसका जो उद्देश्य है उसको देने वाला है, इसकी वजह से वो आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। ये सब मनोरथ सिद्ध करने वाले पित्त को साधक पित्त कहते हैं। अपने हृदय में स्थित जो पित्त है साधक पित्त, यह आपके उस फल को देना चाहता है जिसको आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम प्रसन्न चित्त रहते हुए और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं और मैं प्रसन्न चित्त भी रहूं, मैं उत्साहित भी रहूं, मैं जीवंत भी लगूं। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अरे बहुत हर महीनों की बीमार हैं और तब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। लक्ष्य प्राप्त करूं और मैं प्रसन्न चित्त रहूं, मेरा शरीर प्रसन्न रहे, मेरी इंद्रियां प्रसन्न रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे। तो ये जो पित्त है वो पित्त कौन सा है, इसी को साधक पित्त कहते हैं। ठीक, ये शोक भय क्रोध हर्ष मन की भावाजन्य अवस्थाएं हैं। मन जो है बहुत भागता है, कभी आपको बैलेंस नहीं हुआ तो जो भी निगेटिव है, क्रोध है, शोक है, मोह है, ये सब निगेटिव है, लोभ है, ये सब निगेटिव फैक्टर्स है। इसके विपरीत हर्ष, उत्साह, दया, कृपा, उदारता, सहिष्णुता, ये सब विचार आपके पॉजिटिव थे। ये जैसे बैलेंस फॉर्म में होगा तो सब आप करें, आप उदार होंगे, आप कृपाशील होंगे, आप सबके कल्याणकारी भावना से रखेंगे। तो ये जो है, अब क्या देखें, स्मृति किसको कहा गया है, उन्होंने कहा कि जो आपने एक बार देखते हैं और आपके सामने कोई घटना घटित होती है तो उसको आप क्या करते हैं, उसको अपने मन में एक कल्पना कर लेते हैं कि ये हम अगली बार देखेंगे तो यही कल्पना कर लेंगे कैसा है। तो यही आपकी स्मृति है। अगर आप इसको अपने ब्रेन में रख लेते हैं तो यही स्मृति है। तो स्मृति, जितना आपका स्मृति ठीक होगी उतना ही आपका स्मरण ठीक होगा। ब्रेन में जो स्मृति वाला पॉइंट है वो आपका अगर बहुत पॉजिटिव है या बहुत अधिक बैलेंस फॉर्म में है तो आपको तुरंत स्मरण होगा। मैं आपको 2017 में मिला था, 10-12 साल हो गया, तब भी याद है आपको। स्मृति और धृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। धृति माने धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है और आपके पास स्मृति भी है तो धैर्य मत खोइए। कठिन कार्य में भी धैर्य को खोना नहीं है। जो आप याद करना चाहते हैं उसके साथ साथ आपको धैर्य चाहिए, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ा पॉजिटिव विचार है। वो जब तक वो होगा, वो मनोभाव होगा तो आपका व्यक्तित्व परिमार्जित और परिष्कृत होगा, उन्नत होगा। तो इससे कहते हैं कि स्मृति और धृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। जो बुद्धि माने विवेक का, जिसको ज्ञान हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको विवेक बुद्धि कहते हैं। मन में विचार उत्पन्न हो जाए और स्थिर रहे। भैया आपको एक विचार उत्पन्न हो और वो फिर आपके रुक जाए, तो इसको उन्होंने कहा कि बुद्धि है। यानी कोई विचार उत्पन्न हो और हम उसको कहें कि नहीं, अब हमारे ठहरे रहो, गैर न मालूम हुआ कि आपने कहा कि मैंने विचार क्या किया था, तो वो बिल आप स्थिर नहीं पाई, तो स्थिर नहीं रहेगी तो बुद्धि आपकी खत्म हो गई। इसी को वो कहेंगे, अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहेंगे, रीजनिंग कहेंगे या करेक्ट एनालिसिस कहेंगे।
तो ये चीजें साधक पित्त से नियंत्रित होंगी, ये सब। अभिमान भी, क्योंकि बुद्धि में अभिमान रहता है, याद करिए अहंकार कहाँ रहता है? बुद्धि में, मन में बुद्धि रहती है और बुद्धि के साथ अहंकार रहता है। तो अगर ये साधक पित्त बैलेंस फॉर्म में हो तो अभिमान कम होगा, मेधा अधिक होगी, बुद्धि अधिक होगी। ठीक है, तो ये कर्म मन के द्वारा इस साधक पित्त की वजह से होते हैं। मन को ये काम यही कराता है, साधक पित्त। हृदय क्या है? चेतना का स्थान है। साधक पित्त हृदय में रहता है। साधक पित्त कहाँ रहता है? हृदय में। ये कौन कह रहा है? ये हम भी कह रहे हैं, आयुर्वेदिक, और कौन कह रहा है? चाइनीज भी कह रहा है। चाइनीज कह रहे हैं कि हमारा हृदय में क्या रहता है? हृदय में हमारा पित्त वो रहता है, विचार। क्योंकि वो भी तो उन्होंने क्या कहा था, याद करिए, हृदय में कौन रह रहा था? अग्नि। अग्नि तो साधक पित्त भी पित्त है तो अग्नि है, तो हृदय में रहता है, उन्होंने भी कहा। हार्ट में कहा था ना, याद करिए। हार्ट क्या है? हार्ट की एनर्जी क्या है चाइनीज में? फायर। फायर। तो वही फायर, यहां में तो फायर की बात है ना। और मन का कार्य क्षेत्र कैसे है? मन कैसे है? मन क्या है? मन विचार मन करता का है। वास हृदय में होता मन, है, चैनमन। हाँ, ये मन का विचार, मन वहां रहता है, ये चाइनीज कह रहे हैं। तो मस्तिष्क, ब्रेन और मन, ये जो हम लोग बात, मन और आत्मा, अगर आयुर्वेद की बात में कहें तो मन और आत्मा, तो मन और मस्तिष्क, आत्मा मस्तिष्क में है तो मन, और मन भी वहीं पर है, तो मन और मस्तिष्क दोनों वहीं पर है। और अगर ये हृदय है तो हृदय उसको पावर देता है। इस रूप में भी सोच सकते हैं कि हृदय पावर देता है। अगर हृदय में अग्नि जो है और जो पित्त है वो ठीक से ट्रेवल ना करे तो मस्तिष्क और मन दोनों बेचारे परेशान हो जाएंगे। ये लिखा, मन के कर्मों के लिए आवश्यक है कि हृदय अबाध गति से रक्त मस्तिष्क पहुंचाता रहे। अगर नहीं पहुंचाएगा तो सेल्स नष्ट हो जाएंगी, और अगर ब्रेन की सेल्स नष्ट हुई तो दोबारा आएगी नहीं, रीजनरेशन नहीं होता है सेल्स का। न्यूरॉन का रीजनरेशन नहीं होता। न्यूरॉन जितने हैं उतने जो हो गई हैं वही आपको जन्म के बाद वही डेवलप होंगी, लेकिन आगे रीजनरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर अधिक चला गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, कम चला गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि यही जो है, इस साधक पित्त की वजह से आपका ब्रेन और आपका हृदय दोनों प्रसन्न रहते हैं, ये उसका अर्थ है। तो इसके असंतुलन होगा तो क्या होगा? हृदय का अटैक होगा। अनिर्णय, निर्णय नहीं पाएंगे, ब्रेन परेशान है। अनिर्णय, मनोभाव विकृत हो जाएंगे। मनोभाव का कंट्रोल कौन है चाइनीज के हिसाब से? Who is the controller of emotions? ये टिप्स है छोटे छोटे। कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस, हु इज द ऑर्गन? विच इज द ऑर्गन? हार्ट। चाइनीज के हिसाब से हार्ट हृदय समस्त शरीर के समस्त मनोभावों का नियंत्रक है। क्लियर? यानी जी सर। सारे ऑर्गन प्रभावित होंगे। भय होगा, क्रोध होगा, दुखी, उदासी होगी, दुख होगा, सब कुछ ऑर्गन प्रभावित होंगे, लेकिन हार्ट जरूर होगा। ठीक है, भय माने किडनी, लेकिन हार्ट प्रभावित होगा। क्रोध माने लीवर, लेकिन हार्ट प्रभावित होगा। उधर दुखी हो जाएंगे तो प्रभावित होगा हार्ट। दुख के लिए कौन है? दो ही तो फैक्टर है, या तो आपका लंग्स होगा, लंग्स उदास हो जाएगा, तो लंग्स उदास होगा, लेकिन फिर ये हार्ट तो बेचारा पहले दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो मनोभाव विकृत इसलिए होंगे। ये क्लियर? इससे समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा कि नहीं? बोलिए आभा जैन मैडम, क्लियर है कि नहीं बताइए? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक। अब आलोचक पित्त क्या? आलोच्यति दर्शयति रूपम इतालोचकम। वाह, कहता है कि आलोच्यति और दर्शयति रूपम, जो रूप के दर्शन करता है और उसकी आलोचन करता है। आलोचन कहते हैं, आलोचना माने क्या हुआ? आलोचना माने, आलोचना नहीं मतलब कि बुराई, आलोचना का मतलब आलोचन,
देखना, आलोचन करना और दर्शन करना, दोनों चीजें हैं। दर्शन करना, आलोचन करना, दोनों का अर्थ वही है। ठीक है, देखना। आलोचना माने वो नहीं जो आप हिंदी में समझ रहे हैं कि आलोचना माने बुराई करना। आलोचना माने ढूंढ, आलोचना माने ये अंतर करना कि गर्माभिष्ट और आभाजन में क्या अंतर है, ये भी तो आलोचना है। बोलिए, बताइए, है कि नहीं? जी सर, जो देखा उसको डिफाइन करना, ये है इसका मतलब। यस, गर्माभिष्ट में ये चीज नहीं है, उनमें ये चीज है। ये चीज तो ये भी तो आलोचना है। दोनों की तुलना, तुलना करना भी आलोचना है। ठीक, वही जो नेत्रों में रहता है, कहता है कि जो नेत्रों में स्थित होकर रूपों के देखने में सहायक होता है, उसे आलोचक कहते हैं। अब ये आलोचक चित्त कहाँ हो गया? नेत्र में हो गया। और हम लोग क्या कह रहे थे, याद करिए, लीवर, वहां वहां लीवर है ना, लीवर आइस में ओपन होता है। लीवर है ना, तो जी सर। वहां हम लोग कहते थे लीवर। तो लीवर, और हम यहाँ भी तो वही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो है पित्त है, माने अग्नि। और अग्नि को हम लोग आयुर्वेद में कहाँ रखा हुआ है? अग्नि को रखा हुआ किसके साथ? लीवर के साथ। तो ये पित्त है, अग्नि है, और ये लीवर में, लीवर के लिए फिंगर नंबर 3। तो कह रहा हूं नेत्रों में स्थित होकर रूपों के देखने सहायक आलोक। अब देखना, अविकृत पित्त, अविकृत माने हमेशा इम्बैलेंस, बैलेंस। अविकृत माने विकृत नहीं है, बैलेंस फॉर्म है। बैलेंस पित्त का कर्म है देखना। और अगर असंतुलन होगा तो देख नहीं पाएगा ठीक से। कह रहे हम हमको गर्मा दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन धुंधली धुंधली से आकृति है। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये वाला आलोचक पित्त है, ये थोड़ा बैलेंस नहीं है। ठीक है, चलिए, आलोचक पित्त 2 प्रकार का होगा। अब आप ये भी समझ लीजिए, हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, यूज कहीं कर सकते हैं, यूज कहीं कर सकते हैं जहां कहीं आवश्यकता पड़े, लेकिन ज्ञान पहले होना चाहिए, तभी तो यूज करेंगे। 2 तरह का होता है, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु माने नेत्र, नेत्र की विशेषता, अच्छा, नेत्र की दृष्टि से, और दूसरा बुद्धि की दृष्टि से। नेत्र। अब कैसे? नेत्र में रह करके हम तुलना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये, अब मान लीजिए गर्माभिष्ट अब 50 फीट की दूरी में हो, फिर 100 फीट की दूरी में हो, तो हमको दोनों अलग अलग दिखेंगे ना। जब 50 फीट में आएंगे तो और क्लैरिटी होगी, 100 फीट में आएंगे दूर होगी। फिर 50 फीट में गर्माभिष्ट खड़ी हो और 100 फीट की दूरी में मान लीजिए आभा जैन खड़ी हो, तो हम बता सकेंगे कि आभा जैन 100 फीट की दूरी पर है और गर्माभिष्ट 50 करीब है, वो दूर है। ये तो बता सकें, भले फीट में न बता पाए, अंदाजा। ये जो हो रहा है ये चक्षु वैशेषिक है, अंतर कर रहे हैं। ये पेड़ है, ये नदी है, ये हिरन है, ये सिंह है, ये गाय है, ये बछड़ा है। ये जो अंतर कर रहे हैं, ये मनुष्य है ना, ये नारी है, ये पुरुष है। ये जो अंतर कर रहे हैं, ये हमारा चक्षु वैशेषिक है। क्लियर हो गया? अब इसको इन्होंने ये कहा, अब देखिए, अब इसी से पढ़ लीजिए साइंस, जो हम चैप्टर 11 कह रहे हैं, ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व के अंतिम सिरे नेत्र गोलक की भीतरी दीवार फैले रहते हैं, सबसे पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व के सिरे होते हैं। ब्रेन के सबसे पीछे तरफ ऑप्टिक नर्व के सिरे होते हैं। ठीक है, वहां पर अब क्या होता है, यहीं पर कोन्स और रॉड्स, हम लोगों ने पढ़ा कि कोन्स और रॉड्स होते हैं। रॉड्स माने जो रात में देखने में सहायक हो, वो रॉड्स हैं। और कोन्स जो दिन में देखने, यानी दिन में कलर देखना है, तो हमको अभी हमने मान लीजिए देखा कि भाई हम गरिमाभिष्ट जो है वो ब्लूइश कोई चीज पहनी हुई है, तो हमने मान लीजिए बता दिया कि ब्लूइश है, तो ये हमारा रंग का जो अंतर है, जो हमको रंग दिखाई पड़ा, हमने वो बताया, इट इज ड्यू टू कोन्स। लेकिन यही शाम को हो जाए तो कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हम उसको रॉड्स की बात करते हैं। तो रॉड्स और कोन्स ये आवश्यकता करते हैं कि भाई कैसे होगा। प्रकाश की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो फोटोकेमिकल परिवर्तन होता है। प्रकाश की किरण आंख से गई और वो पीछे जब गई तो फोटोकेमिकल परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन आपको इसी ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करेगा। तो ये एक इंपल्स लेके जाएगी ब्रेन में, और वहां पर एक बनाएगी, एक इमेज बनाएगी। अब वो इमेज
किसी भी वस्तु की, वस्तु, विषय, घटना, भौगोलिक स्थिति, किसी का भी आपको वो मालूम है ब्रेन को कि ये चीज देखी हुई है, ये कोई मंदिर है या ये कोई मस्जिद है, उसको ज्ञान है ना। वो ब्रेन ने उस सबकी फोटो इकट्ठी कर रखी है और उसने कहा कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सब देखा। ये चीज बताती है उसको, उसी के आधार पर वो तय करता है कि हमको पता लगता है कि कौन है। ठीक, ये चीज। चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त द्वारा दृष्टि ज्ञान के लिए नेत्र में दृष्टिका का प्रकाश तरंगों द्वारा प्रभावित होना अनिवार्य है। अब ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, मान लीजिए ये जो हमारी प्रकाश वाली आ रही हैं और जो कोन्स हैं और रॉड्स हैं, ये सब बता रही हैं, लेकिन ये खुद प्रभावित ना हो, यानी इसको न पता, मैसेज न मिल पाए, तो वो जाके ब्रेन को बताए क्या? नहीं बता पाएगी। तो अगर कभी इसी में ऑप्टिक नर्व में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि है तो सब कुछ है, ये सारा का सारा मशीनरी हमारे एक मशीनरी के रूप है, लेकिन हमको ज्ञान कौन करा रही है? ऑप्टिक नर्व। अगर ऑप्टिक नर्व जाकर के सही जाकर के इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं देती है तो परेशानी हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? हाँ जी। ठीक। बुद्धि वैश्य, अब दूसरा बुद्धि वैशेषिक क्या है? ये आलोचक पित्त के कारण मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण कर लेता है। हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है, ये हमारी बुद्धि की विशेषता है। कैसे? हमने कोई चीज सुना, हमने कोई चीज पढ़ा, हमने तुरंत उसको, ज्ञान को ग्रहण कर लिया, अर्थ को ग्रहण कर लिया कि ये कहना क्या चाहता है। ये जो है वो बुद्धि विशेषता है। ये भी आलोचक पित्त तय करता है। आलोचक पित्त के कारण ये बुद्धि की विशेषता भी, या बुद्धि का जो वैशिष्ट है, या बुद्धि का जो इंटेलिजेंसिया है, या बुद्धि का जो फैलाव है, विस्तार है, वो यही तय करता है। कौन? आलोचक पित्त। भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर भविष्य में तत्संबंधी इच्छाओं को उत्पन्न करता है। हमने देखा कि ये स्कूल है, हमने पहले देखा था कि हम 4 साल पहले इस स्कूल में गए थे और हमने कहा कि इसमें हमको, मेरे मन में आया कि मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं। तो ये जो वो एक इमेज आपकी बनी हुई कि अरे ऐसा स्कूल है, ये था, बढ़िया था, वो था, वो सब चीजें होती, यही आपका वही बुद्धि, आलोचक पित्त बताता है। विचार और कर्म से, विचार, फिर आपने कोई स्मरण किया और आपने कहा कि ये मेरे मन में इच्छा जगी, या मैंने ये चाहा, या मैंने तय कर लिया कि ये मुझे करना है। तो वही जो आपको यही इसी चीज को तारतम्य स्थापित करता है कि हम विचार करते हैं, हम आगे पढ़ने चाहते हैं, हम आगे डेवलप करना चाहते हैं, यही। अब इसका कह रहे कहां पर है इसका सेंटर है? इसका सेंटर है कैवर्नस साइनस है। क्लियर? ये साइनस हमने पढ़ा ना कि साइनस होते हैं, तो ये कैवर्नस साइनस कहाँ है? मस्तिष्क में है, ब्रेन में है। ये सभी ज्ञानेंद्रियों, आंख, नाक, त्वचा, कान और जीवा का केंद्र है कैवर्नस साइनस। तो यहीं पर साइको सेंसरी क्षेत्र स्थित होता है और इसी के बगल में साइको मोटर। मोटर माने जाने वाला, साइको सेंसरी माने आने वाला। ठीक है? मस्तिष्क का मन जो है, जो सेंसरी नर्व हम लोग आगे पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो सेंसरी माने आने वाला, जो ब्रेन में आता है, और मोटर माने जाने वाला। तो ये काम जो है कौन करता है? और कैवर्नस साइनस को बढ़िया से प्रभावित करने के लिए यहीं पर आप पढ़िएगा, ट्रीटाइस 4 में है, कंसेप्शन वेसल में है, कंसेप्शन वेसल में है, आपको मिलेगा SVP 3, यहीं पर होता है। ये आंख जहां पर है, UV1 इसी के आसपास यहीं पर होता है। तो जब आप आई मसाज करते हैं और नोज मसाज दोनों करते हैं तो ये कैवर्नस साइनस आपका प्रभावित होता है, स्टिमुलेट होता है, और यहीं से जो आपका कूड़ा करकट है ब्रेन से, वो ड्रेन आउट होकर के हार्ट में चला जाता है। क्लियर? पढ़ेंगे हम लोग। तो आंख के रोग क्या होंगे? असंतुलन, आंख के रोग होंगे, दृष्टि दोष होगा, ये तो वो है। विचार शक्ति में कमी, ये बुद्धि वैशेषिक। विभेद शक्ति की कमी, तुलना नहीं कर पाते। आपको कह दिया जाए तुलना करिए और खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हमको क्या हम बतावें, कुछ समझ में नहीं पा रहा, ये विभेद शक्ति कमी है।
ये विचार शक्ति कमी है, ठीक है। और जब बता देंगे नहीं, जो भी आपको समझ में आया वो बताइए। भ्राजक पित्त, अब देखिए, भ्राज्यत प्रकाशियत वर्णम इत भ्राजकम, वाह। भ्राजित प्रकाशित मतलब जो वर्ण को, आपके वर्ण को प्रकाशित करता है, आपकी त्वचा जिसकी वजह से सुंदर दिखती है, वो भ्राजक पित्त है। इसी भ्राजक की पित्त की वजह से कहते हैं कि हमारी त्वचा बड़ी स्निग्ध है, बड़ी सुंदर है। इसी का एडवर्टीजमेंट होता है पेपर्स में और टीवी में कि आप ये क्रीम लगा लीजिए। तो क्रीम मत, वो क्रीम का ये क्रीम है। भ्राजक पित्त इज द बेस्ट क्रीम। जो क्रीम आप लोग कोई भी यूज करता है, कोई भी मनुष्य यूज करता है, जिसके लिए लाखों रुपया का वो होता है कि ये उन्होंने बनाया, ये उसमें हर्बल मिला हुआ है, इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ, ये जितनी चीजें उससे बढ़िया भ्राजक पित्त है। अगर भ्राजक पित्त बैलेंस है तो आपका भ्राजित प्रकाशित वर्णम, आपका वर्ण जो है प्रकाशित होता है, खिला हुआ होता है, ठीक है। शरीर का तापक्रम संतुलित रखना, शरीर की त्वचा को सुंदर और कुरूप बनाना, ये भ्राजक पित्त का कार्य है। त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा, यानी कहते हैं कि त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को, शरीर की आभा को, शरीर के सौंदर्य को, प्रभा माने जो प्रभा प्रकाश वर्ण, तो प्रभा प्रकाश वर्ण याद करिए ना, अग्नि का है, तो अग्नि कर्म है ये। तो प्रभा को प्रकाशित करने वाला आभा, औरा, त्वचा की स्निग्ध सुंदर वाली वो उसकी प्रकाशित करने वाले पित्त को भ्राजक पित्त कहते हैं। फिर क्या करता है, अंग ऊष्मा का नियमन, क्योंकि बैलेंस करता है, तभी तो आपका स्किन बढ़िया रहेगी। अगर स्किन में अधिक अग्नि है तो नेचुरली उतनी नहीं लालिमा हो सकती, कुछ खुरदरापन हो सकता है। लेकिन अगर बैलेंस अग्नि है तो ऊष्मा का नियमन करता है ये। अब ऊष्मा का नियम कैसे होता है, जहां पर अगर मान लीजिए उस जगह पर किसी भी शरीर की जगह में जहां पर कि आपको मेटाबॉलिज्म काम अधिक हो रहा है, तो वहां पर अधिक आपको ऑक्सीजन चाहिए। जहां भी अधिक वर्क हो रहा है तो हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि वहीं पर हमको मेटाबॉलिज्म करना है, वहीं पर हमको अधिक फंक्शन करना है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वहां है, तो उसमें ऑक्सीजन अधिक चाहिए होगा। तो जो जितना भी अधिक अंग काम करता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक अपने आप होगी, क्योंकि वो अधिक कार्यशील रहता है। दौड़ना है तो आपको लंग्स और हार्ट को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। शरीर में त्वचा ऐसा भाग है जहां ऊष्मा का नियमन और रक्त पंचरण उसकी अपनी आवश्यकता से होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि शरीर में त्वचा ऐसा भाग है जहां अपनी डिमांड उसकी हो चाहे न हो, शरीर की और दूसरे शरीर की जो डिमांड है उसको पूरी करता है। कैसे, शरीर में गर्मी अधिक हो गई तो उसको वो त्वचा को बैलेंस करना, भैया गर्मी बहुत अधिक हो गई तो त्वचा से कुछ बाहर स्वेट निकाल दो। गर्मी कम हो गई तो कहता त्वचा को बंद कर दो, रोम छिद्रों को भाई, ताकि गर्मी अंदर की रखी रहे। तो ये नियंत्रण जो है ये अपनी आवश्यकता पर विचार नहीं करता है, ये दूसरे के लिए है। ये संत स्वरूप है, संत की तरह है। ये संत अपने जगत के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है ये ऊष्मा, ये त्वचा। और ये कहती है कि भाई वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। शरीर को प्रॉब्लम हो रही है तो निकाल दो, हम रास्ता दे देंगे कि भाई गर्मी निकाल दो। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, शरीर में गर्मी कम है तो उनका बंद कर दो, गेट बंद, जो रोम छिद्र है बंद, नो, कोई नहीं जा सकता बाहर। क्यों, क्योंकि यहाँ तो भोजन कम है, भोजन माने गर्मी कम है, और गर्मी अधिक हो गई, उनका भाई बेकार हो रहा है तो हटाओ, तो बाहर निकाल दो। ये काम करता है, ठीक है। और यहाँ कौन करता है इसका नियंत्रण, मॉडर्न साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो वो उसमें टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, तो वहां पे करते हैं, तो उससे हाइपोथैलेमस। क्लियर, बोलिए, आवाज है मैडम, गर्मा? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। जी सर, क्लियर है। जब तीव्र जर हो जाएगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आएगा तो वही त्वचा का रक्त संचरण बढ़ जाएगा, तो वही लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शरीर की ऊष्मा का, अब यहाँ पर अलग
फैक्ट दिया हुआ है। शरीर की ऊष्मा का 60% त्वचा से रेडिएशन होता है। रेडिएशन होता है, रेडिएशन माने विकिरण संवहन। ये आप जानते हैं कि नहीं? एक 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों आप जानते हैं ना? आप जानते हो, बताऊं जल्दी? हाँ सर, बता दीजिए। ठीक। सर बता दीजिए। कंडक्शन साइंस की, ये सब साइंस के शब्द हैं। कंडक्शन माने ये होता है कि मुझे मान लीजिए मैं क्लास में बैठा हुआ हूं और मैं गर्मा भी सामने बैठी हुई, आभा जैन बैठी हुई, मैं इधर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई इस कॉपी को आप पे मान लीजिए भेजना हो, तो इसके 3 तरीके हैं। गर्मा बिस्ट बगल में बैठी हुई, उसके पीछे बैठी हुई आभा जैन, तो मैंने गर्मा बिस्ट को पकड़ाया और गर्मा बिस्ट ने आभा जैन को दे दिया। आभा जैन के पीछे भी कोई बैठा हुआ तो आभा जैन ने उसको दे दिया। तो ये मेरी ये कॉपी पहुंच गई कहां? अंतिम सिरे पर, जो भी बैठा हुआ है, वर्षा श्रीवास्तव बैठी हो, कोई और बैठा हुआ हो, वहां तक पहुंच गई। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज नोन एज कंडक्शन सिस्टम। क्लियर? भले एक एक चीज समझते जाइए ताकि भूलिए नहीं, इसको नोट कर लीजिए। कंडक्शन सिस्टम माने हुआ तरीका क्या हुआ कि मैंने बगल में जो बैठा हुआ है उसको दिया, बगल में उसके बैठा हुआ उसने उसको दिया, उसने अपने बगल में बैठे हुए दिया, उसने अपने बगल में बैठे हुए दिया, उसने अपने बगल, अंत में सारे लोग तो पहुंच गए। लोहा, आप देखते हो कि लोहा में एक तरफ से अग्नि आप छुआ दीजिए, अग्नि से जलाइए, तो लोहा पूरा एक एक कण पूरा गर्म होकर के अंत में क्या होता है? अंतिम सिरा को छू लीजिए, जल जाएंगे। होता है कि नहीं? बोलिए। जी सर, होता है। लोहे की रॉड एक तरफ अग्नि जलाइए और अंत में छू दीजिए, तो 5 मिनट बाद जो है उसको छू नहीं पाएंगे आप। ये ये जो इस तरह का होता है, ऊर्जा माने अग्नि, अग्नि में ऊर्जा तो है, ये अग्नि का जो ट्रांसफर हो रहा है ये कंडक्शन सिस्टम से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा? बगल एक अणु दूसरे को, दूसरा अणु बगल वाले को, उसके बगल वाले को करते करते अंत सिरे तक पहुंच जाता है। दिस इज कंडक्शन सिस्टम। दूसरा कन्वेक्शन सिस्टम है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, मैंने पहले कहा गर्मा मैडम आइए, मैंने एक कॉपी दे दिया। दूसरी कॉपी उठाया, मैंने कहा कि आभा मैडम आइए, ये दे दिया। सब मैं देता चला गया, जितने मेरे पास 20 किताबें हैं सब धीरे धीरे। तो उसमें क्या हुआ? गरिमा बिष्ट आई हमारे पास और तब मैंने दिया, आभा जैन आई मेरे पास तब मैंने दिया। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन सिस्टम। कैसे पानी उबलना देखिए जरा, पानी जब उबलता है देखिए कैसे होता है। पानी का नीचे वाला जो अणु है वो गर्म होता है, ऊपर आता है ना, खौलते हुए पानी देखिए कैसे है। पानी आप गर्म करती होंगी जब, देखिए नीचे वाला गर्म होगा, ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरे चला जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये दिस इज नोन एज कन्वेक्शन सिस्टम। बोलिए, है ना? आपने देखा उस तरह देखिए तो हाँ जी सर, यूं आता है पानी, ऊपर उबल जाता है, फिर दूसरा जाता है, अंत में पूरा पानी गर्म हो जाता है। क्लियर? ये दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक मॉलिक्यूल खुद सोर्स के पास आता है, ठीक है, गर्म वो लेने के लिए चाहता है और इस तरह वो लेकर चला जाता है। तो ये कन्वेक्शन सिस्टम है। तीसरा क्या है? रेडिएशन। तीसरा तरीका क्या है? मेरे पास एक किताब है और मेरे पास ये किताब है, 2 किताबें, मुझे 10 किताबें मेरे पास है और 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने इसको यहीं से फेंक दिया, लो ये आभा जैन मैडम, मैंने बोला आभा जैन ने पकड़ लिया, हमने उसको गर्मा बिष्ट को कहा, गर्मा बिष्ट ने पकड़ लिया। जितने मैं स्टूडेंट बैठे हुए सबको मैंने इस तरह भेज दिया। दिस इज नोन एज रेडिएशन सिस्टम। इसमें कोई नहीं, न आप आए न मैंने बगल वाले को दिया, मैंने सीधे भिजवा दिया। सूर्य की किरणें रेडिएशन द्वारा हमारे पास आती हैं, बिना बीच के वातावरण को प्रभावित किए हुए, बिना बीच के किसी भी वातावरण को, किसी भी सोर्स को प्रभावित, किसी भी मीडियम को प्रभावित किए बिना विकिरण कर आती। क्लियर हो गया? समझ में आती है? जी जी। ठीक।
चलिए, तो शरीर के ऊष्मा का 60% त्वचा से विकिरण द्वारा होता है, सीधे ट्रांसफर हो जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। 15% संवहन द्वारा, कन्वक्शन द्वारा, और 25% स्वेद के रूप में त्वचा से जल के वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, ये तो रेडिएशन से 60% होता है, रेडिएट कर जाता है। यहीं पर आया, स्वेट आया और रेडिएट कर गया, यहीं पर आया गर्मी और रेडिएट कर गई, यहीं पर आया दूसरा आदमी चला गया, कन्वेक्शन सिस्टम से चला गया, दूसरे से ट्रांसफर होकर चला गया, और 25% श्वेत के रूप में आता है। तो ये इसीलिए इसका योगदान है। अब ये अगर 25% श्वेत का प्रतिशत अधिक हो गया तो अधिक पसीना आना बीमारी के रूप में सामने आ गया। ठीक है, और फेफड़ों में अधिक क्रियाशील होने के कारण रक्त का संचलन प्रभावित होने लगता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, और शरीर की त्वचा का रंग प्रभावित होने लगता है। इसमें सफेद धब्बे से प्रकट होने लगते हैं। अधिक गर्मी, अधिक पसीना आना बीमारी का द्योतक है, जिसकी वजह से ये आपके पिगमेंटेशन प्रभावित होता है। यही लिकोडर्मा, यानी लिकोडर्मा के लिए हम लोग कहते हैं लीवर को यूज करते हैं, इसलिए कि लीवर गर्मी के लिए है। ठीक है, तो ये उसका कहना है कि ये अधिक पसीना आना हमारे लंग्स की और लीवर की बीमारी के कारण है। सोरायसिस, रिंगवर्म। ये त्वचा का सबसे भीतरी वर्णक एपिडर्मिस, बाहर का एपिडर्मिस है, अंदर का क्या है, अंदर का डर्मिस कहलाती है। तो अब सबसे भीतरी स्तर जो एपिडर्मिस का सबसे अंदर का है वो मेलफेजियन लेयर कहलाता है, जहां पिगमेंट्स होते हैं मेलेनिन। इसी मेलेनिन की कलर के आधार पर आपका रंग तय होता है। इन कणों का रंग काला होता है। अगर मेलेनिन अधिक हुआ तो सांवलापन आएगा, और मेलेनिन कम है तो गोरा रंग आएगा। ठीक है, सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य प्रकाश इनकी उत्पत्ति में सहायक होगा। तो गर्म देश में श्यामल वर्ण होता है क्योंकि इसमें मेलेनिन अधिक होता है। त्वचा का रंग जो है, अगर त्वचा का रंग श्वेत है तो इसको, अगर बिल्कुल दूसरी तरह का श्वेत हो गया तो सूर्यमुखी है, वो अलग चीज है। लेकिन जो पश्चिम के देश है उनमें गोरापन अधिक है क्योंकि वहां मेलेनिन कम है। क्लियर, हमारे यहाँ मेलेनिन अधिक होता है। भ्राजक पित्त क्या करता है, मुहासे, फोड़े, खारिज, एक्जिमा, छाले, सोरायसिस, त्वचा रोग। पाचक पित्त क्या है, सबसे प्रमुख यही है, पाच्यति आहारम इति पाचकम। वाह, कह रहे थे कि आहार को जब पचाता है वही पाचक पित्त है। इसका कहाँ है स्थान कहाँ है, अग्न्याशय किसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? पेनक्रियास। यस, अग्नि का आशय, अग्नि का आशय, अग्नि प्लस आशय, अग्नि का घर। हम लोग अग्नि को कहाँ रखे हुए हैं, फिंगर नंबर 3 में रखे हुए हैं पैंक्रियास को, याद करिए। फिंगर नंबर 3। ये अग्नि रूप और तिल परमित है, मतलब कम पाचक पित्त कम संख्या में, कम मात्रा में होता है। पचाना पाचक पित्त का कर्म है, पाचक पित्त का काम पचाना है। तो क्या करता है, आहार का पाचन करेगा, उसके सार भाग को अलग करेगा, असार भाग को अलग कर देगा, पृथक पृथक कर देगा। तो इन, और अगर ये पाचक पित्त इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसमें ठीक से पचाया नहीं तो दूसरे चारों पित्तों के कर्मों में बैलेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यही मेन है जो पचाता है। आहार द्रव्यों का पाचक अग्नि द्वारा पाक हो जाने पर शरीर उपभोग, अगर पकेगा नहीं तो हम कैसे कंज्यूम करेंगे, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो अगर आपने सही हित कर लिया और सही मात्रा में लिया भोजन, तो ये और पाचक अग्नि आपकी ठीक है, तभी आप उसका उपभोग करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, पाचक रस जो बनेगा, जो पहला रस बनेगा रस, वो ठीक नहीं बनेगा, और रस ठीक नहीं बना तो रक्त ठीक नहीं बनेगा, रक्त ठीक नहीं बना तो मांस ठीक नहीं बनेगा, मांस नहीं बना तो मेद नहीं बनेगा, मेद नहीं बने तो अस्थि नहीं बनेगी, अस्थि नहीं बनेगी तो मज्जा नहीं बनेगी, मज्जा तो शुक्र।
ओवा और स्पर्म दोनों नहीं बनेंगे। ये अगर विकृत रस का निर्माण होगा तो क्या होगा, आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति, ओज, तेज और प्राण कम हो जाएंगे, मतलब वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। और अगर ये बढ़िया रहा तो आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, वर्ण बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, कांति बढ़ेगी, ओज और तेज और प्राण बने रहेंगे। अग्नि के शांत हो गई तो मनुष्य नहीं रहा। तो इसलिए ये पाचक अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्वस्थ जीवन का मूल कहा जाता है। ये असंतुलित हो क्या हुआ, अल्सर, हृदय में जलन, पचक है ना, स्टमक में हुई ना, अपच, बुरी आदतें भी इससे आती हैं। अत्यधिक इच्छाएं, कीटाणुओं का नाश, मतलब इनके असंतुलन के कारण कीटाणु जो हमारे बैक्टीरिया, अच्छे गुड बैक्टीरिया है, वो नष्ट हो जाते हैं। और पाचक नली में विष द्रव्यों का नाश। ठीक है, तो ये जो है, अब देखिए ये वाला पूरा उसको बैलेंस फॉर्म में ये दिया हुआ कैसे कैसे होता है। पित्त दोष के सार हैं अग्नि और जल तत्व। अग्नि शरीर और मन दोनों स्तर पर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और मानसिक जानकारियों का पाचन और शारीरिक भोजन का पाचन, और ये दूसरा पूरा है। ये नाउ कप टू कफ, हम लोग कब भी शुरू कर देते हैं, बस बोलिए। आवाज है मैडम, गर्मा बेस्ट मैडम? हाँ हाँ जी सर, शुरू कर सकते हैं। ठीक, गर्मा मैडम आप नहीं बोली? जी सर, ठीक है कर दीजिए। नहीं, मैंने कहा किसी को हम थोड़ा सा हम शुरू कर देते हैं, देखते हैं, क्योंकि है बहुत लंबा, हमको पढ़ाना बहुत अधिक है, केवल इतना ही नहीं पढ़ाना, ये तो हमारा जो इतना इसलिए ताकि आप लोगों को फिर दोबारा वात पित्त कफ पढ़ना, केवल अपना ये घर में पढ़ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, किसी से समझना ना पड़े। ये इच्छा है कि ऐसे आप करिए। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल, ये देखिए इसमें सबके लक्षण माने गुण दिए गए हैं। और ये क्या होता है, कैसे शांत होता है, कहते हैं श्लेष्मणा प्रशमम यान्ति विपरीत गुणाई गुणा। हमेशा समझ लीजिए, सामान्य विशेष, जो विशेष होगा विपरीत होगा, उससे हमारा वो शांत होगा, हमेशा समझ लीजिए। यही सामान्य विशेष का उदाहरण है। अगर सामान्य से कोई चीज होगी, सामान्य वृद्धि करेगी तो विशेष उसको घटाएगा। तो अगर कोई चीज कफ का जो गुण है, अगर इनसे आपको अधिक वो होगा तो ये जो है आपको शांत कर देंगे, इनसे विपरीत वाला लेंगे तो शांत हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए, कह रहे हैं जो श्लेष्मा, इसको श्लेष्मा भी कहते हैं कहीं कहीं, तो श्लेष्मा समझ ले कफ के अंदर सोम माने जल, जल का अंश कुपित होकर, या तो कुपित अगर नाराज हो गया तो अशुभ देगा, और अकुपित माने प्रकृतिस्थ बैलेंस, शुभ कर्म को करता है। तो क्या होता है इससे, दृढ़ पुष्टि, उत्साह, वृषता माने समझ रही ना, बैल, जैसे वो वृषभ माने साण, वो जो बल की बात, बल के वृषता माने बल के रूप में किया गया, तो बल, ज्ञान, बुद्धि, ये आती है अगर आपको बैलेंस फॉर्म में हुआ। और अगर बैलेंस फॉर्म में हुआ तो क्या आता है, अगर इनबैलेंस फॉर्म में हो तो क्या आएगा, आपको अज्ञान, शिथिलता, कष्टता, कमजोरी, आलस्य, क्लीवता, है ना, क्लीवता माने अरे बहुत डरपोक टाइप का, अज्ञान, मोह, इस तरह के आएंगे। तो इसलिए ये जो है कफ, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। कफ वाले भारी भरकम होते हैं, पृथ्वी तत्व है ना, जो थोड़ा सा आपको बुझलो होते, धीरे धीरे चलते हैं, वो लोग कफ वाले प्रकृति के होते, धीरे धीरे चलते हैं और थोड़ा बढ़िया से वो चौड़े होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी हमारे इसी बुझ के हैं, कफ वाले प्रकृति के हैं। कफ दोष, शरीर में कफ के स्थान क्या है, वक्ष, चेस्ट, कंठ, थ्रोट, ज्वाइंट्स, ब्रेन, सिर, पैंक्रियाज, ये स्थान है, स्टमक, रस, नोज, जिह्वा, फैट, जहां जहां आपका जल और पृथ्वी है
कफ, जहां जहां कफ है वहां देखिए, स्टमक में कफ है, प्लाज्मा में कफ है, उसके बिना मूवमेंट कैसे होगा, नोज, टंग, मेद, फैट, सब में। भौतिक गुण क्या है, भारी है, शीत है, मृदु है, स्टेबल है, स्थिर है, और रासायनिक है, स्वेट, साल्ट है, और तमोगुण वो छोड़ दीजिए। तो ये जो उसमें दिखाया गया, देखिए वात का फंक्शन क्या है, हम ये जनरल है, पित्त वो केवल कफ के लिए नहीं, वात का फंक्शन नर्वस और हार्मोनल फंक्शन। वात का प्रत्येक क्रिया का जनक, यही नोट करने की बात है, आपको हमेशा बोलते हैं कि क्रिया का जनक, इनिशिएटर कौन है, वात। ये क्या करता है, नर्वस और हार्मोनल फंक्शन के लिए जाना जाता है ये। पित्त क्या करता है, मेटाबॉलिक क्रिया करता है, जो वो पित्त के लिए है। और कफ क्या करता है, एनाबॉलिक क्रिया करता है, नवीन धातुओं की उत्पत्ति करता है, और जो धातुएं कोई कम हो गई हूं उनकी क्षतिपूर्ति करता है। इसलिए कफ के भौतिक गुण वात के गुणों से विपरीत होते हैं। वात और कफ दोनों के कार्यों में एक समानता है कि दोनों के कार्य अग्निकर्म से भिन्न है, अतः दोनों में शीत गुण समान है। तो अगर एक प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए आपको कफ घटाना हो, अगर कफ भारी हो तो कफ घटाना पड़ेगा, अगर कफ आपके अधिक है तो कफ को घटाना पड़ेगा। तो दो काम कर सकते हैं, कफ को घटाने के लिए या तो आप पित्त को बढ़ाइए, पित्त, हाँ, या अग्नि, तो पित्त को बढ़ाइए अग्नि बढ़ेगी। या आप वात को बढ़ाइए। तो जहां आवश्यकता हो उसी तरह वात को घटाना हो तो पित्त को बढ़ाना पड़ेगा, कफ को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे जैसी स्थिति हो। ठीक है, समझ गया ना। तो जहां एक दो तमाम प्रोटोकॉल मिलेंगे, 1-2 सीडेट 3-4 टोन, या 3-4 सीडेट 1-2 टोन, ये भी मिल सकता है, या 4-5 सीडेट 1-2 टोन। जैसी स्थिति हो वहां हम देख करके गुण दोष के आधार पर ये कौन सी चीज हम कर सकते हैं। संयुक्त रूप से भी हम लोग सीडेट और टोन करते हैं। अगर वात, हम कहेंगे वात को घटाइए और पित्त को बढ़ाइए, तो वात माने 1-2 सीडेट, 3-4 टोन। ठीक, ये हम लोग इसी के आधार पर। इनिशिएटर कौन है, इनिशिएटर है नर्वस सिस्टम। और जो रासायनिक क्रिया कोई आपकी, मान लीजिए आप कहें कि हाइपो है, स्टमक हाइपो है, यानी स्टमक में अग्नि कम है, तो 3-4 को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, इससे समझना है। कफ के सामान्य कार्य क्या है, स्निग्धता, प्राकृत माने बैलेंस। कफ के कार्य क्या है, स्निग्धता, संधि बंधियों का ठीक होना, जो हमारे पैरों के, जो हाथों पैरों के जो वो है जॉइंट्स है। स्थिरता, पृथ्वी वाला। गुरुता, मैथुन में समर्थ, फिजिकल वाइटलिटी, शारीरिक बल का बना रहना। सहन शक्ति आती है, धैर्य और लोभ का भाव, धैर्य और लोभ का भाव, धैर्य, धीरता, धीरे धीरे चल। आप देखिए ना, जो ऐसे कफ वाले, प्रकृति वाले, पृथ्वी प्रकृति वाले क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जनवासे की चाल चलना। जनवासा समझ रहे हैं ना, जनवासा कौन नहीं जानता है, जानते हैं सर, जानते हैं। आप गर्मा मैडम, जन्माभिष्ट, जी सर। जनवासा, जनवासा जानते हैं कि नहीं? नहीं, जानते हैं सर, जहाँ बारात जाकर रुकती है। यस, एग्जैक्टली, वहीं पर ना, तो जहाँ बारात जाकर रुकती जनवासा। तो कहते हैं जनवासे की चाल में धीरे धीरे चलेंगे, 100 दिन चले 2.5 कोस, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। तो वो जनवासे की चाल होते हैं। जो पृथ्वी वाले प्रकृति धीरे धीरे चलते हैं, चाहे जितना उनको जल्दी कहे तेज नो। और जो वात वाले होते हैं बहुत तेज चलते हैं। वात माने गति और कफ माने स्थिरता। तो कफ प्रकृति वाले धीरे धीरे चलेंगे, बहुत धीमे 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 धीमे। तो वो जो है, तो वही कह रहे हैं, धैर्य, ये सभी संभाव में बैलेंस जो कफ है वो है। देखिए क्या है, परस्पर अनुबंध, विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुबंधन, बैलेंस, दोनों के बीच में परस्पर अनुबंधन, एक दूसरे को जोड़ना,
स्थिरत्व, शारीरिक स्टेबिलिटी, हैवीनेस, वीरवत्ता, बल, क्षमा, धैर्य और निर्लोभता में ये अविकृत कफ के कार्य है, मतलब जो बैलेंस है। संतुलित कफ शरीर को बल प्रदान करता है, अतः बल कहलाता है, और संतुलित कफ को ही शरीर में ओज कहते हैं। बल हम लोग बता चुके हैं, कहे 3 बल हैं। अब ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। 3 बल होता है, सहज बल, कालज और युक्त कृत बल। सहज बल माने जो माता पिता से मिला है, जो जीवन में मिला है पहले, वो सहज बल है, स्वाभाविक बल। यही तो है, जो आप पैदा हुए तो जो आपका बल था वो है। एक कालज क्या हुआ? काल के आधार पर, कैसे? बचपन में आपका बल कम होगा, युवावस्था में बल अधिक होगा, और अधिक होंगे तो बड़ा बल कम हो जाएगा। और युक्तकृत बल कौन सा होगा? युक्तकृत में होगा, आप गए और आपने जिम में अपना एक्सरसाइज करना शुरू किया, उसने कहा भाई ये प्रोटीन एक्स ले जाइए, इसको पीजिए, एक प्रोटीन डाइट दे दिया, कहा 1200 रुपया का ये है, एक केजी, और ले जाइए आप इसको पीजिएगा। ये इससे आपका पुष्ट हो गया और वो हो गया, ये युक्तकृत बल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? तीनों बल। जी सर, आ गया। हाँ, 3 बल इसको जाने रहिए, ये हम सब में होता है। सहज बल जो है वो कालज बल तो सब में परिवर्तन होता है। गर्मी आएगी तो हमारा ही बल कम हो जाएगा, मान लीजिए जाड़ा आएगा तो बल बढ़ जाएगा, किसी के जाड़े में कम हो जाएगा, किसी बारिश में कम। ये सब युक्तकृत माने ये आपको उसका प्रयास करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, कहीं कुछ होगा। आहार विहार और चेष्टा के संयोग से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? कौन सा बल हम लोग कहते हैं उसको? ये कौन सा बल कहलाता है? ये युक्तकृत बल है। क्यों? हमने आहार अच्छा लेना शुरू कर दिया, विहार शुरू कर दिया, चेष्टाएं करने लगे, योग करना सब करना लगे। युक्तकृत बल उपार्जित बल है। ये ऊर्जा हमने, ये हमारे पास था नहीं, हमने इसको अर्जित किया है। ठीक है, तो ये उसका है। कब 5 प्रकार का होता है? क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। इसकी हम लोग विवेचना कल से करेंगे। ठीक है, बोलिए बोलिए। जी सर, क्लियर था बहुत अच्छे से। यहीं तक हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग जो है कल जब बात करेंगे तो हम लोग कल यहीं तक से शुरू कर देंगे। अगली बार जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहीं से हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि जो है हम लोग इसमें जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर भी खत्म हो, और हम लोग फिर और इसमें हम लोग 1 सेकंड, अभी 1 सेकंड इसको बंद करके 2 मिनट रुके रहिएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो हमको ऊर्जा वो देते हैं उसको हम ग्रहण करें और ऊर्जा को ट्रांसफर करें, ताकि कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके विचारों को पुनः आदर देते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। सर अपनी अभी आगे क्लास